हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्मी कल्चर या फिर केंचुए का संवर्धन। तो वर्मी कल्चर होता क्या है? केंचुए का आर्टिफिशियल रूप से जो पालन किया जाता है। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं वर्मी कल्चर, जिसमें लिखा आर्टिफिशियल रेयरिंग ऑफ अर्थवॉर्म। केंचुए का संवर्धन जिस प्रकार से हम करते हैं उसे कहते हैं हम वर्मी कल्चर। देन हम सेकंड पढ़ते हैं कि वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं। तो केंचुओं द्वारा बेकार कार्बनिक पदार्थों के प्रयोग से कंपोस्ट निर्माण को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। केंचुआ जो ऑर्गेनिक पदार्थ केंचुए के द्वारा जो ऑर्गेनिक पदार्थ या फिर जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर कार्बनिक पदार्थों के प्रयोग से कंपोस्ट का निर्माण जो किया जाता है उसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्ट जो होती है एक प्रकार की जैविक खाद होती है। ये जो वर्मी कंपोस्ट होती है एक प्रकार की जैविक खाद होती है, जिसे हम अपने खेतों में या फिर फसलों को उगाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। देन ये जो जैविक खाद है बनी कैसे? ये बेकार कार्बनिक पदार्थों जैसे कि हमारे घरों हो गया, कारखानों या फिर खेतों का जो कूड़ा करकट होता है उसका कचरा से एपीजेइक तथा एनएसएइक केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है। दो प्रकार के हमने केंचुए बताए। फर्स्ट एपीजेइक। एपीजेइक ये केंचुए किस प्रकार के होते हैं? तो वे प्रजाति के केंचुए जो अधिकतर जमीन के ऊपर के कचरे के ढेर में पाए जाते हैं। एपीजे केंचुए वो कहलाते हैं जो जमीन के ऊपर के कचरे के ढेर में पाए जाते हैं। इस प्रजाति के केंचुए केवल कार्बनिक पदार्थ ही खाते हैं। तो इनका जो फूड होता है वो फिर सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं या फिर कार्बनिक पदार्थ। ये जो केंचुए होते हैं सिर्फ कार्बनिक पदार्थों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तथा जमीन के धरातल पर रहते हैं। जो भूमि की सरफेस होती है या फिर धरातल होती है वहां पर पाए जाते हैं। ये केंचुए आकार में छोटे होते हैं तथा शरीर के समान रंग के होते हैं। इनकी जो साइज होती है छोटी होती है। ये व्यवधान सहन कर सकते हैं तथा उचित वातावरण मिलने पर उपयुक्त संख्या में वृद्धि करते हैं। किसी भी प्रकार के अगर इनमें बैरियर्स आ रहे या फिर व्यवधान आ रहे तो ये सहन कर सकते हैं तथा जब इन्हें उपयुक्त वातावरण मिल जाता है तो ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है एसीनिया फर्टिडा। फर्स्ट एग्जाम्पल इन केंचुओं का आ जाएगा जो एपिजेइक प्रकार के होते हैं उसमें एसीनिया फर्टिडा। सेकेंड यूड्रिलस यूजेनियक। थर्ड आ जाएगा पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस और फोर्थ आ जाएगा लुब्रिकस लुबेलस। तो ये इनके चार एग्जाम्पल। तो अगर हम एपीजे केंचुओं की बात करें तो किस प्रकार के होते हैं? साइज में छोटे होते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो धरातल पर कचरे के ढेर पाए जाते हैं या फिर जमीन के ऊपर जो कचरे के ढेर पाए जाते हैं उनमें पाए जाते हैं। इनका जो मुख्य भोजन होता है वो कार्बनिक पदार्थ होता है। देन हम सेकेंड प्रकार की बात करते हैं तो ये आ जाएगा एंडोजेइक। एपीजेइक मतलब ऊपर की साइड रह रहे हैं। एंडोजेइक का मीन्स क्या होगा कि जमीन के नीचे मिट्टी में
छोटी छोटी सुरंगें बना के रहते हैं। तो ये पाए कहाँ पे जाते हैं? जमीन के नीचे। एंडो का मीन्स यही है अंदर, एपी का हमने बात की थी वो आ जाता है बाहर। एंडोजेनिक जो कछुए होते हैं वो जमीन के नीचे मिट्टी में छोटी छोटी सुरंगें बना के रहते हैं। इस प्रजाति के जो केंचुए होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों की बजाय मिट्टी को खाते हैं। तो इनका फूड क्या हो जाएगा? सॉइल। जबकि एपिजेक में हमने बात की थी तो उनका जो भोजन था वो कार्बनिक पदार्थ था। देन ये रहते कैसे? तो ये जो केंचुए होते हैं ऋतु के आधार पर क्रियाशील होते हैं। सीजन बेस पे कौन सा सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कितने क्रियाशील हो सकते हैं। कृत्रिम वातावरण में अधिक समय तक नहीं रह सकते, ये सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। ओनली नेचुरल एनवायरनमेंट में ये अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। बस इनका जो मूवमेंट होता है वो सीजन पे डिपेंड करता है कि कौन सी ऋतु में ये कितने क्रियाशील हो रहे हैं। अगर इन्हें कृत्रिम वातावरण में रखा जाए तो ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते। भोजन पदार्थों को खाने के तुरंत पश्चात या कुछ समय तक ये अपने शरीर को स्थिर बनाए रखते हैं या फिर ये निष्क्रिय अवस्था में आ जाते हैं तथा जब उचित परिस्थिति आ जाती है तो जमीन से बाहर निकलकर कास्टिंग गिराते हैं। इसीलिए इस प्रजाति के कैंचों का उपयोग कृत्रिम तरीकों से वर्मी कल्चर करने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो इनका आर्टिफिशियल कल्चर पॉसिबल नहीं है। ये इन्हें सिर्फ नेचुरल रूप से कल्चर किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का प्राकृतिक कृत्रिम वातावरण अगर इन्हें दिया गया तो ये जिंदा नहीं रह पाते। एग्जाम्पल में आ जाएगा कि आमतौर पे जो वर्षा ऋतु में दिखाई देते केंचुए वो सारे एंडोजेइक केंचुए होते हैं। देन थर्ड हम पढ़ते हैं एनेसिक। इस प्रजाति के जो केंचुए होते हैं जो जमीन के नीचे लंबी सुरंग बना के रहते हैं। इनकी जो सुरंग एंडोजोइक की हमने देखी थी वो छोटी होती थी, इनकी सुरंग जो होती है लंबी सुरंग में रहते हैं। ये लंबी सुरंगें होंगी, रहेंगे जमीन के नीचे ही। तो फर्स्ट कमेंट आ जाएगा कि जमीन के नीचे रहते हैं तथा लंबी सुरंगों में पाए जाते हैं। इनका भोजन क्या होता है? सड़ा गला जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसे ये अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनका जो मुख्य भोजन होता है सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ होता है। इससे पहले जब हमने एपिजोइक की बात की थी तो वो कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे थे। दूसरा एंडोजोइक की जब हमने बात की तो कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण नहीं करके मिट्टी को ग्रहण कर रहे थे। और जब एनेसिक की बात करते हैं तो ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं तथा इनका जो मल होता है जो जमीन की जो धरातल होती है वहां पर त्याग दिया जाता है। इनके शरीर से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ सुरंग की दीवारों को स्थायित्व देता है। जिस चिपचिपे पदार्थ का इनके शरीर से सीक्रेशन हो रहा है वो क्या करेगा? इनकी सुरंग की जो दीवारें होती है उनको स्थायी बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। जिससे क्या होगा कि बाहर की अगर कोई कठिनाई आ रही है, एनवायरमेंटल अगर बैरियर्स कोई आ रहे हैं तो इससे ये खुद को बचा सकते हैं। ये मोस्टली जमीन के अंदर सुरंगों में ही रहते हैं, सिर्फ रात में ही जमीन से बाहर आते हैं। दिन भर ये जमीन के अंदर रहेंगे, रात का जो टाइम होता है उसमें ये बाहर आके घूमना स्टार्ट करते हैं। इनकी बढ़ने की दर बहुत कम होती है। जैसे कि पहले हमने एंडोजोइक में बात की थी कि वो सीजन पे डिपेंड करता है कितना क्रियाशील होगा, परंतु इनकी जो दर होती है वो बहुत कम होती है तथा इनका जो जीवन चक्र होता है लंबा होता है। बढ़ने की दर कम है परंतु जीवन चक्र लंबा होता है और इनका आकार भी बड़ा होने के कारण इनका उपयोग कृत्रिम वर्मी कल्चर में उपयुक्त नहीं माना जा सकता।
साइज इनकी लंबी होती, इसलिए हम इनका कृत्रिम रूप से जो कल्चर कर रहे हैं वो उपयुक्त नहीं माना जाता। तो जब हम एंडोजेइक एंड एनेसिक की बात करते हैं तो इनका आर्टिफिशियल कल्चर नहीं किया जा सकता, जबकि हमने इससे पहले जो एपिजेइक की बात की थी उनका आसानी से हम आर्टिफिशियल कल्चर कर सकते हैं क्योंकि उनकी साइज बहुत छोटी होती है। देन इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा लुम्ब्रिकस टेरेसिट्रस, लुम्ब्रिकस टेरेसिट्रस, और सेकंड आ जाएगा एपोरेक्टोडिया लोंगा। तो ये इनके एग्जाम्पल्स आते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन स्पीसीज कौन कौन सी है। तो इंडियन स्पीसीज में देखने के लिए जो कृत्रिम वर्मी कल्चर के लिए अधिकतर जो जातियां यूज की जाती है वो एंडेमिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल 6 उपप्रजातियां इस श्रेणी में पाई जाती हैं। तो हम 6 फैमिली की बात करें जिसमें सबसे फर्स्ट आएगा लुम्ब्रिसाइड फैमिली, लुम्ब्रिसाइड फैमिली जिसकी 4 स्पीसीज पाई जाती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आ जाएगा बीमोस्टोस परवस, बीमोस्टोस परवस फर्स्ट। सेकंड इसमें आ जाएगा डेंड्रोबेना रूबिडा, डेंड्रोबेना रूबिडा। देन थर्ड इसमें आ जाएगा एसीनिया फर्टिडा, एसीनिया फर्टिडा। एंड फोर्थ आ जाएगा इसमें एसीनिया हॉर्टेंसिस, एसीनिया हॉर्टेंसिस। ये 4 जातियां जो होती है वो लुब्रिसाइड फैमिली में पाई जाती है। देन हम सेकेंड फैमिली की बात करते हैं इसमें, तो सेकेंड इसमें आ जाएगी यूड्रिलिडे फैमिली। यूड्रिलिडे फैमिली का सिर्फ एक ही स्पीसीज हमने ले रखी है, यूड्रिलस यूजेनियाक, यूड्रिलस यूजेनियाक, सिर्फ एक ही स्पीसीज इसमें पाई जाती है। देन हम थर्ड फैमिली की बात करते हैं जिसमें आ जाएगा मेगा स्कोलेसिडी फैमिली, मेगा स्कोलेसिडी फैमिली, जिसमें हमने 2 स्पीसीज देखी है, जिसमें फर्स्ट आ जाएगी अमिन्थसे डिफ्रीजेंस और सेकंड आ जाएगी पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस। तो हमने 2 जाति यहाँ पे लिखी है। देन थर्ड के बाद फोर्थ फैमिली इसमें आ जाती है ऑक्टिकचैक्टिडे, ऑक्टिकचैडिडे फैमिली, जिसमें 2 स्पीसीज ले रखी है हमने। फर्स्ट आ जाएगी डाइका जेस्टर बोलाई, डाइका जेस्टर बोलाई, एंड सेकंड आ जाएगी डाइका जेस्टर सेलाइनस। सिर्फ जो इनकी स्पीसीज है वही चेंज हो रही है, जीनस तो वो का वो है। जीनस एंड स्पीसीज लिखते हैं, फर्स्ट नाम जीनस का एंड सेकंड आ जाता है इसमें स्पीसीज का। तो जीनस इन दोनों का एक ही है, डाइका जेस्टर, सिर्फ इनकी स्पीसीज जो है बोलाई एंड सेलाइनस 2 अलग अलग स्पीसीज है। देन हम फिफ्थ इसकी फैमिली पढ़ते आक्नेरोड्रिलिडे फैमिली, जिसमें हमने एक ही जीनस पढ़ रखा है आक्नेरोड्रिलस, आक्नेरोड्रिलस ऑक्सीडेंटिलस। देन हम सिक्स्थ फैमिली की अगर बात करें तो सिक्स्थ फैमिली इसमें आ जाएगी मोनीलिगस्टिड्रे फैमिली, मोनीलिगस्टिड्रे फैमिली, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स देख रखे हैं ड्रेविड वित्सी तथा मोलीगेस्टर पेरिरी। इस प्रकार से जो हम इंडियन स्पीसीज की बात करते हैं तो टोटल हमने 6 फैमिलीज देखी है। सबसे फर्स्ट फैमिली आ जाएगी लुम्ब्रिसाइड फैमिली, देन सेकंड आ जाएगी यूड्रिलिडे फैमिली, थर्ड आ जाएगी मेगा स्कोलिसिडे फैमिली, फोर्थ फैमिली आ जाएगी इसमें ऑक्टिचैक्टिडे फैमिली, एंड फिफ्थ आएगी ऑक्नेरोड्रिलिडे फैमिली, और लास्ट फैमिली आ जाएगी इसकी सिक्स्थ मोनीलिगस्टिड्रे फैमिली। इस प्रकार से इंडियन स्पीसीज में टोटल 6 फैमिलीज होती है, जिसमें हमने अलग अलग इनकी जीनस एंड स्पीसीज पढ़ ली कि टोटल इनमें कितने पाए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने स्टार्ट किया कि वर्मी कल्चर कहते किसे, तो केंचुए के संवर्धन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहा जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, केंचुए द्वारा जो बेकार कार्बनिक पदार्थों के प्रयोग से कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है उसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं।
ये वर्मी कंपोस्ट क्या होते हैं? एक प्रकार की जैविक खाद होती है जो कि बेकार कार्बनिक पदार्थों से एपिजेइक व एनेसिक केंचुओं के द्वारा बनाई जाती है। ये जो खाद बनाते हैं ये गोबर खाद की अपेक्षा बहुत अच्छी होती है, या फिर इनमें जो प्रतिशत मात्रा होती है जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट या फिर पोटास वो अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इस खाद में अति सूक्ष्म जीवाणु जो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं वो पाए जाते हैं। देन हार्मोन्स तथा एंजाइम्स भी उपस्थित होते हैं तथा ये पौधों का संपूर्ण विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि जेनरा ऑफ अर्थवर्म, कौन कौन से केंचुए की श्रेणियां पाई जाती है, जिसमें एपिजेइक, एंडोजेइक तथा एनेसिक केंचुए की हमने बात की थी। एपिजेइक जो कि सूक्ष्म आकार के होते हैं तथा जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। एंडोजेइक जो आकार में बड़े होते हैं परंतु जमीन के अंदर पाए जाते हैं। एपिजेइक जो होता है इनका जो मुख्य भोजन होता है कार्बनिक पदार्थ होता है, जबकि एंडोजेइक कार्बनिक पदार्थों को नहीं खाकर सिर्फ मिट्टी को खाते हैं। इसके बाद हमने बात की थी एनेसिक की। एनेसिक जो होते हैं आकार में बड़े होते हैं तथा इनका मुख्य भोजन कार्बनिक पदार्थ नहीं होके सड़े गले कार्बनिक पदार्थ होते हैं। देन इसके बाद हमने इनकी स्पीसीज की बात की थी कि भारत में कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं टोटल। तो हमने बात की कि टोटल 6 फैमिलीज पाई जाती है जिनके अलग अलग जीनस यहाँ पे अवेलेबल है।